बच्चों लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंस है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन में देखिए आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर्स। यहाँ सबसे पहले जो इसका डिफिनेशन है उसको कवर करिए। इसमें कह रहा है कि सभी जो फैक्टर है, ऑल द फैक्टर, वो सभी इंक्रीज किए जाएंगे सेम प्रोपोर्शन में। यानी कि इसमें जितने भी हमारे फैक्टर हैं, ऑल फैक्टर यानी कि फिक्स और वेरिएबल, वो सभी इंक्रीज होंगे सेम प्रोपोर्शन में। तो वहाँ एक वर्ड आया सेम प्रोपोर्शन। बच्चों सेम प्रोपोर्शन को बोलते हैं साइमल्टेनियस। सब एक जैसा बढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ लेबर है और यहाँ कैपिटल है और ये फैक्टर, ये हमारी फैक्टर रेशियो है। हम लोग लेबर 1 कैपिटल 2 यूज कर रहे, तो रेशियो 1:2 हुआ। अब लेबर को हम बढ़ाए 2 और कैपिटल को बढ़ाए 4, तब इसकी रेशियो निकालो 1:2। यहाँ 3 और यहाँ पर हम लोग 6 कर रहे हैं बच्चों, तो रेशियो 1:2, 1:2। तो बच्चों यहाँ जो लेबर और कैपिटल, लेबर हमारी वेरिएबल है और कैपिटल हमारी फिक्स है। अगर हम लेबर और कैपिटल को बढ़ाते हैं तो वो सेम प्रोपोर्शन पे बढ़ाते हैं। जैसे पहले बढ़ा रहे थे 1:2, लेबर 1 करके बढ़ा रहे और कैपिटल 2 करके। अभी भी लेबर 1 और कैपिटल 2, लेबर 1 कैपिटल 2, लेबर 1 कैपिटल 2। इसी को कहा गया है सेम प्रोपोर्शन। यानी कि इसमें फैक्टर रेशियो चेंज नहीं होता, इसमें फैक्टर रेशियो कांस्टेंट होता है। तो लॉन्ग रन में हम लोगों को ये बात अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि लॉन्ग रन में हम सभी फैक्टर को इंक्रीज करेंगे, लेकिन वो सेम प्रोपोर्शन में करेंगे। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि लेबर और कैपिटल इंक्रीज हो रहा सेम प्रोपोर्शन में, वो कौन रन में है, तो आपका आंसर होगा लॉन्ग रन। इसे कहते हैं फैक्टर रेशियो। फैक्टर रेशियो कांस्टेंट होता है बच्चों। अगर 1:2 है तो हर बार 1:2, 1:2, 1:2 होगा। अब बच्चों थोड़ी सी पढ़ते हैं इसके बारे में। जनरली लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल रिफर टू इंक्रीज इन आउटपुट। यहाँ एक वर्ड आया रिटर्न टू स्केल। थोड़ा रिटर्न टू स्केल के बारे में हम जाने कि रिटर्न टू स्केल हम लोग किसे कहते हैं। बच्चों रिटर्न टू स्केल का मतलब हुआ जहां लैंड है और आपका कैपिटल है, लैंड 1 कैपिटल 2, लैंड 1 सॉरी बच्चों यहाँ कैपिटल है और यहाँ लेबर है। कैपिटल 1 लेबर 2, कैपिटल 1 लेबर 3, कैपिटल 1 लेबर 4। आप एक चीज को देखिए, कैपिटल कांस्टेंट है और लेबर चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर खाली लेबर चेंज हो रहा है, कैपिटल चेंज नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं नॉट टू से स्केल, नॉट टू से स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इसे हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं रिटर्न टू फैक्टर। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें एक फैक्टर कांस्टेंट है
और वो है कैपिटल। कैपिटल में कोई चेंजिंग नहीं है, जबकि लेबर में चेंज हो रहा, तो वहां पर इसको स्केल नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे रिटर्न टू फैक्टर्स। तो सर स्केल हम कहाँ पर बोलेंगे? स्केल वहां बोलेंगे बच्चों जहां लैंड और कैपिटल दोनों ही चेंज हो रहा, और जब दोनों ही चेंज होगा तो उसे कहेंगे रिटर्न टू स्केल। अब बच्चों रिटर्न टू स्केल हम लोग कहाँ पर देख रहे होता है? तो सर ये लॉन्ग रन में दिखाई देता है, क्योंकि लॉन्ग रन में लेबर और कैपिटल दोनों चेंज हो रहा, और दोनों चेंज होगा तो रिटर्न टू स्केल। अब बच्चों चलो इस पे नोट तैयार करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस नोट है। अब बच्चों इसका एक नोट तैयार कर ले हम। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो नोट है बच्चों, ये नोट एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छी चीज है, इसको आप जरूर डायरी में लिख लेना। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे बच्चों कि ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन है। ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन है क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें ऑल फैक्टर आर चेंज। अच्छा बच्चों, इसमें लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अप्लीकेबल होगा। बच्चों इसमें लेबर, कैपिटल, चेंज होगा इन सेम प्रोपोर्शन जैसे मान लो लेबर है और कैपिटल है, इसको बोलेंगे फैक्टर रेशियो। फैक्टर रेशियो जो होगा इसमें बच्चों वो फिक्स होगा, याद रखना। फैक्टर रेशियो जो होगा वो फिक्स होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, जो अभी बताए थे आपको। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, तब आगे चलते हैं। अब सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो बच्चों तीन तरह के रिटर्न टू स्केल होंगे। एक होंगे इंक्रीजिंग, एक होंगे कांस्टेंट, और एक होंगे डिमिनिशिंग। एमसीक्यू में याद रखना रिटर्न टू स्केल तीन है: इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग
ए कांस्टेंट और डिमिनिशिंग। बच्चों इंक्रीजिंग के बारे में मैंने यहाँ शॉर्ट में बना दिया है। जहाँ पर आपका आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट जितना बढ़ेगा उससे ज़्यादा, आउटपुट ज़्यादा होगा इनपुट से तो इंक्रीजिंग, आउटपुट और इनपुट दोनों बराबर होगा तो कांस्टेंट, और आउटपुट होगा कम इनपुट से तो डिमिनिशिंग। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने कंटेंट में कि वो क्या कह रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है डिमिनिशिंग कॉस्ट। आपकी जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर है वो कम हो रही है, तो डिमिनिशिंग कॉस्ट कम होने से सिचुएशन ये होता है कि ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज, तब सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। क्योंकि कॉस्ट कम पड़ रहा है तो आउटपुट बढ़ने लगता है, लेकिन आउटपुट जो बढ़ता है बेटा वो हायर रेट से। इसका मतलब ये हुआ ऑल द इनपुट आर डबल। अगर इनपुट डबल हुआ है तो आउटपुट जो होगा वो इंक्रीज होगा फास्टर रेट से, मतलब जो हुआ है उससे ज्यादा होगा। इट्स सेड टू बी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसी को हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। दिस इंक्रीज इज ड्यू टू द मेनी रीजन। रिटर्न टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के बहुत से रीजन होते हैं। डिवीजन ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल, यानी कि लेबर कैपिटल का सही से यूज करना, दोनों का रेशियो जो है प्रोपोर्शन रेशियो सेम मेंटेन रखना। द मेन कॉजेज ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स आर मोर देन इंटरनल एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स। अब बच्चों इसकी थ्योरी को पढ़ने के बाद अगर हम लोग इसका एमसीक्यू का नोट बनाए तो हम लोग बना सकते हैं इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू में सबसे पहला हम लोग का जो नोट तैयार होगा वो ये होगा फैक्टर कॉस्ट जो होगा बच्चों वो घटेगा, डिमिनिशिंग। फैक्टर कॉस्ट घसेगा, फैक्टर कॉस्ट बेचारे घटेंगे। परसेंटेज जो होगा इंक्रीज का, आउटपुट वो हमेशा ज्यादा होगा। परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट एग्जाम्पल के तौर पे हमेशा एग्जाम में देता है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से देता है इनपुट फैक्टर इंक्रीज बाय 20%, आउटपुट इंक्रीज डबल, आउटपुट में डबल हो रहा है, उसको आप कहोगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल।
इसके अलावा बच्चों, अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो इसका मतलब ये है बच्चों कि हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमी वो मोर देन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल दिस इकोनॉमीज। तो बच्चों, डिस इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है? डिस इकोनॉमिक्स उसको बोलते हैं बच्चों जब हम अपनी इनपुट बढ़ाते हैं लेकिन मेरा प्रोडक्शन घट जाता है, उसे कहते हैं डिस इकोनॉमिक्स। और जहां हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो मेरा आउटपुट भी बढ़ता है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो उसको डिस्कस कर लेंगे बच्चों। यह एमसीक्यू इसमें जो हमने बनाया बहुत इंपॉर्टेंस है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में हमारी जो फैक्टर कॉस्ट है वो घटेगी। जब फैक्टर कॉस्ट घटेगी तो आउटपुट जो बढ़ेगा बच्चों वो हमेशा ज्यादा होगा, यानी कि आउटपुट में जो चेंजिंग होगी वो ज्यादा होगी इनपुट के मुकाबले। और बच्चों, इनपुट फैक्टर जो इंक्रीज हो रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलेगा कि आपका आउटपुट जो है वो डबल हो चुका है और इनपुट जो है आपका 20% होने से आउटपुट डबल हो चुका है। या ऐसे बोलेगा इनपुट आप 20% बढ़ा रहे हो तो आउटपुट आप में 60% हो रहा। तो परसेंटेज का रेशियो में आउटपुट अगर ज्यादा होगा तो हमेशा इंक्रीजिंग बोलोगे। दूसरा नंबर एमसीक्यू ये बहुत बार दिया है कि इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स हमेशा ज्यादा है डिस इकोनॉमिक्स से, तो उसको हमेशा कहोगे कि सर वो हमेशा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से नोट बना लेंगे बच्चों। सेकेंड बच्चों हमारे सामने है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, जिसके चलते ये हो रहा है कि आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है लेकिन आउटपुट जो इंक्रीज होती है वो अब ज्यादा तेजी से नहीं हो रही है, स्मॉलर प्रोपोर्शन हो रही है। अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं बताना भूल गया तो वो भी बता दूं बच्चों। इसकी जो वैल्यू होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। यानी कि अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का अगर हम रेशियो निकालें तो हमेशा ग्रेटर देन 1, एक से क्या होगी ज्यादा होगी। अब बच्चों हम लोग आते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा। आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। प्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा, लेकिन बेटा आउटपुट जो इंक्रीज हो रहा वो स्मॉलर हो रहा। यानी कि अगर इनपुट डबल है तो आउटपुट डबल से कम होगा। अगर 20% मेरा लेबर और कैपिटल अगर बढ़ेगा तो 10% मेरा आउटपुट बढ़ रहा। तो बेटा यहाँ पर इसको डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। तो एमसीक्यू के नजर में हम लोग इसका नोट तैयार करें। अच्छा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल सबसे पहला हमें क्या बता रहा? सबसे पहले वो बता रहा है कि हमारी इंक्रीजिंग होगी कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ेगा। दूसरा नंबर है बच्चों आउटपुट हमेशा कम होगा इनपुट से।
यानी कि इनपुट अगर 20% से बढ़ रहा है तो आउटपुट भी बढ़ेगा 5% से। तो यहाँ पे दोनों का रेशियो सेम नहीं है, इनपुट ज़्यादा और आउटपुट कम है, तो उसे हम कहेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। दूसरा नंबर है, अगर डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इंटरनल एंड हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स वो कम है, लेस देन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल दिस इकोनॉमिक्स। इनका जो वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ DRS हमेशा होगा लेस देन 1। बच्चों ये हम लोगों को नोट कर लेना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज दे सकता है। पहली बात है कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट हमेशा कम होगा किससे, इनपुट से। यानी कि जहाँ रेशियो देखेंगे आउटपुट कम है इनपुट से, या सवाल में बोल रहा है इनपुट अगर 20% बढ़ रहा लेकिन आउटपुट 5% बढ़ रहा, तो आउटपुट कम बढ़ रहा, तो इसको बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। कभी कभी एग्जाम में बोलेगा बच्चों इकोनॉमिक्स जो है वो लेस देन है डिस इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स अगर लेस देन है डिस इकोनॉमिक्स से तो वो DRS होगा। ये सभी आप नोट करें और मैं आगे बढ़ रहा हूं। और ये है हमारा थर्ड, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। बच्चों कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जो है वो है क्या? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब हो रहा कि यहाँ कॉस्ट बढ़ते बढ़ते आके रुक गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आउटपुट अगर इंक्रीज हो रहा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी सेम इंक्रीज होगा। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर डबल आउटपुट हो रहा तो आउटपुट भी डबल हो रहा। ऐसे केस में इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स बराबर हो जाता है डिस इकोनॉमिक्स के। इसे इकोनॉमिक्स को हम लोग कहते हैं होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। अब बच्चों इसका इंपॉर्टेंट MCQ तैयार किया जाए। CRS कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में सबसे पहला जो है फैक्टर कॉस्ट, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। उसके बाद बच्चों इन लोगों का जो रिलेशन होगा इनपुट और आउटपुट दोनों क्या होगा बच्चों, दोनों बराबर होगा। यानी कि अगर हमारा इनपुट में 20% अगर बढ़ोतरी हो रही है तो मेरा आउटपुट भी मेरा 20% बढ़ रहा है। तो जहां दोनों सेम प्रोपोर्शन पे बढ़ेगा उसे हम CRS कहेंगे। और जहां CRS होगा वहां पे जो वैल्यू होंगी, वैल्यू ऑफ CRS हमेशा 1 होंगी। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमी
हमेशा बराबर होगी डिस इकोनॉमिक्स का। डीआरएस को बोला जाएगा बच्चों होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। इनको होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाएगा। ये सभी चीजें हम लोगों को नोट करके रख लेना चाहिए। आप इसको नोट नहीं करोगे बच्चों, ये तो थ्योरी मैंने लिखा है उसके लिए जो बच्चे एग्जाम देंगे रिटर्न में, खासकर 12 वाले बच्चे, हम लोग को एमसीक्यू में ये सभी पॉइंट याद रखना है कि सीआरएस में आपका फैक्टर कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बराबर होगा। अगर इनपुट 20% बढ़ेगा तो आउटपुट भी 20% बढ़ेगा, इसलिए सीआरएस का वैल्यू 1 होगा 20-20 काट के। इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स हमेशा डिस इकोनॉमिक्स के बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक समरी लेते हैं बच्चों। अब बच्चों अगर हम लोग समरी ले, एमसीक्यू के लिए, ताकि एग्जाम में हमें कोई परेशानी ना हो, तो पहला बच्चों हम लोग के सामने सबसे पहले आया और वो था लॉन्ग रन। जहाँ लॉन्ग रन होगी बच्चों वहां आपको याद हो गया ऑल फैक्टर चेंज होगा, ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। खासकर हम लोग का लैंड, लेबर और कैपिटल सभी चेंज होंगे। अच्छा यहाँ सभी चेंज होंगे तो क्या ऊबड़ खबड़ होंगे? नहीं, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। यानी कि फैक्टर रेशियो चेंज होने का जो फैक्टर रेशियो है वो फिक्स है बच्चों, वो चेंज नहीं है, सब सेम रेशियो से चेंज होंगे। अच्छा ऑल फैक्टर आर वेरिएबल होने से इनका नाम पड़ गया स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इनका नाम पड़ गया बच्चों स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा बच्चों अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग इनपुट फैक्टर, अगर हम इंक्रीजिंग कर रहे हैं इनपुट फैक्टर तो आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। अगर आउटपुट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो 3 तरीके से हो रहा है। आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट ज्यादा इंक्रीज हो रहा, इनपुट कम हो रहा। दूसरा है आउटपुट और इनपुट दोनों बराबर हो जा रहा। और तीसरा बच्चों हम लोग का आउटपुट बढ़ रहा लेकिन कम बढ़ रहा, किसके मुकाबले? इनपुट के मुकाबले। तो बच्चों इस केस में 3 तरह के लॉ बन जाते हैं। इस तरह के केस में 3 तरह के लॉ बन जाते हैं। इन्हें कहा जाता है IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इन्हें कहा जाता है CRS, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल।
इनको कहा जाता है बच्चों DRS, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। और ये सभी घटना घटती है लॉन्ग रन में। अब बच्चों थोड़ी सी आपकी नॉलेज बढ़ा दूं। इंटरनल इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, थोड़ा उसकी जानकारी दे दूं। बच्चों ये जो देख रहे हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स, इंटरनल इकोनॉमिक्स का मतलब है सुपीरियर टेक्निक यूज करना, अच्छा मैनेजमेंट को रखना, डिस्काउंट में सामान खरीदना, बेनिफिट उठाना, इजी फाइनेंस करना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बेनिफिट, ये सब इंटरनल इकोनॉमिक्स है। तो ये किताबी डेफिनेशन हुआ, तो थोड़ा सा हम इंटरनल इकोनॉमिक्स का MCQ तैयार कर लें। इंटरनल इकोनॉमिक्स MCQ। बच्चों इंटरनल इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग MCQ की बात करें तो इसमें हम लोगों को ये दिखाई देगा कि इसमें एक सिंगल फॉर्म होगा और वो सिंगल फॉर्म बेनिफिट लेगा स्केल ऑफ प्रोडक्शन का। तो वो कैसे बेनिफिट लेगा, वो बेनिफिट कैसे लेगा बच्चों, वो बेनिफिट लेगा परचेज ऑफ सुपेरियर टेक्निक, मैनेजमेंट स्पेशलाइज्ड, अच्छा मैनेजमेंट रखेगा, जहां वो सामान लेगा उसको डिस्काउंट अच्छा मिले, जहां वो ज़्यादा सामान बेच सकेगा उसको आसानी से फाइनेंस मिल सके और बेनिफिट उठा सके डाइवर्सिफिकेशन का। ये सब कहलाएगा इंटरनल इकोनॉमिक्स, ये सब कहलाएगा इंटरनल इकोनॉमिक्स। तो बच्चों इंटरनल इकोनॉमिक्स जो है इसमें हम लोग सभी फॉर्म की बात नहीं कर रहे, पार्टिकुलर फॉर्म। पार्टिकुलर फॉर्म जो है वो सिर्फ कमाती है मोर प्रॉफिट थ्रू स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अब आते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स में हम सभी फर्म की बात करेंगे। बच्चों ये हमारे एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स है जिसमें हम लोग सभी फर्म के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें सभी फर्म एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इंपोर्ट, लोकेशन, सभी जहां आप सब फर्म की बात करेंगे वो होगा एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सेकंड बनाते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, सेकंड बनाते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स।
अगर हम एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ सभी फॉर्म आएगा, ऑल फॉर्म, और जहाँ ऑल फॉर्म आएगा वो इंडस्ट्री कहलाएगा। एमसीक्यू में याद रखना बच्चों, जब इंडस्ट्री की बात करोगे तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, सभी फर्म की बात करोगे तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, और पर्टिकुलर फर्म की बात करोगे सिंगल फर्म की तो इंटरनल इकोनॉमिक्स। इसमें अगर हम बात करें तो कंट्री हमारी डेवलप करेगी, क्योंकि सभी फर्म अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो कंट्री डेवलप होगा। इसमें लार्ज आउटपुट होगा, और लार्ज इनपुट चेंज होगा। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट की तरफ चलते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है। इंटरनल इकोनॉमिक्स और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स में डिफरेंट क्या है। अगर बच्चों इसमें हम बात करें तो इसमें हम पार्टिकुलर फॉर्म की तरफ बात करते हैं, और इसमें हम बात करें तो ऑल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। स्पेशली हो गया इंडस्ट्री। इंटरनल इकोनॉमिक्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, का बेनिफिट टू वन फर्म, एक ही फर्म को मिलता है, और इसमें जो बेनिफिट मिलता है वो सभी को मिलता है बच्चों। अब आते बच्चों डिस इकोनॉमिक्स क्या है, थोड़ा उसको बता दें आपको। बच्चों डिस इकोनॉमिक्स क्या है? डिस इकोनॉमिक्स वहाँ पर होती है बच्चों जहाँ पर अपना साइज बढ़ाते हैं, प्लांट का साइज बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज करते हैं, मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है, मेरी प्रोडक्शन जब क्रॉस कर जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट को तो वहाँ पर इफ़िशियंसी कम हो जाती है, जिसके चलते कॉस्ट बढ़ जाता है और हमारी नुकसान होना शुरू हो जाती है, तो उसे कहते हैं डिस इकोनॉमिक्स। तो डिस इकोनॉमिक्स का एक नोट हम तैयार करते हैं बच्चों। डिस इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है प्रोडक्शन जो है इसको इंक्रीज कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा लार्ज कर रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, और बच्चों यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये हमारी प्रोडक्शन बढ़ी, कॉन्स्टेंट हुई और यहाँ से ये फॉल हो रही है। तो अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ से प्रोडक्शन फॉल हो रही है, ये डिस इकोनॉमिक्स कहलाता है। डिस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बच्चों आउटपुट आपका
फॉल हो रहा जबकि आपका इनपुट बढ़ रहा है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेबर की इफिशियंसी फॉल हो जाती है। मशीन की वर्किंग कैपेसिटी वो भी कम हो जाती है। ये सब डिस इकोनॉमिक्स के पहचान है। अब आते हैं बच्चों, इसमें हम लोगों को पढ़ना है एक और, लेकिन बच्चों इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा जानना है क्योंकि यह 3rd सेमेस्टर में है। डॉगल्स प्रोडक्शन फंक्शन, ये 4th सेमेस्टर में है बच्चों। डॉगल प्रोडक्शन फंक्शन जो है डॉगल्स का, ये लॉन्ग रन का है बेटा, और ये यूएस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर बेस है। जाने कि ये जो राइटर है हमारे डॉगल्स, ये यूएस के ऊपर रिसर्च किए थे और ये एप्लीकेबल होता है लॉन्ग रन में। तो डॉगल्स प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन में होता है। इनके मुताबिक 2 ही फैक्टर यूज होंगे, लेबर और कैपिटल। लेबर जो होंगे उनका पोर्शन होगा 3/4 और कैपिटल का पोर्शन होगा 1/4। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो लेबर है उनका जो पोर्शन होगा 3/4 और कैपिटल का पोर्शन होगा 1/4। एमसीक्यू में याद रखना, लेबर 3/4 होगा 75% और कैपिटल होगा 25%। इनका जो सिंबल है A+B, अगर A+B का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि लेबर और कैपिटल दोनों मिलाकर उसकी वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा, तो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलोगे। अगर बराबर है तो कांस्टेंट बोलोगे, और अगर कम है तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बोलोगे। बेटा इतनी छोटी नोट है, इसको जरूर नोट करके रखना, ये एमसीक्यू में देती है, लेकिन ये 4th सेमेस्टर में है। ये एग्जाम में देगा A+B ग्रेटर देन 1 क्या है? ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग, लेस देन 1 डिक्रीजिंग रिटर्न। अगर आपसे पूछ लें A का वैल्यू क्या है तो 3/4 और B का वैल्यू क्या है तो 1/4। तो बच्चों इसे नोट कर लेना। बाय।